सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज गुरु में। तो विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी जो नई पुस्तक है सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है। तो उसका जो अध्याय है आपके अध्याय 6 पुनर्गठन काल। अध्याय 6 का नाम है पुनर्गठन काल। उसके जो प्रश्न हैं सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, आपके प्रश्न संख्या 1 है, मौर्य काल को पुनर्गठन काल क्यों कहा जाता है। तो इसका आप उत्तर करेंगे मौर्य काल को पुनर्गठन काल कहने के मुख्य कारण निम्न है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अनेक छोटे साम्राज्यों का उदय मौर्य साम्राज्य में अनेक छोटे साम्राज्यों में टूट गया, जैसे शुंग, सातवाहन, कुषाण, इंडो रोमन, चेर, चोल और पांड्य। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन। इन राजाओं ने अपनी नई स्थानीय प्रणाली और सरकार का गठन किया। प्रत्येक राज्य ने अपने स्वयं के शासन तंत्र और रक्षा तंत्र को विकसित किया। फिर पॉइंट लिखेंगे 3, कला, धर्म और संस्कृति का विकास। बौद्ध और हिंदू कला का विकास, जैसे मथुरा और गांधार शैली। व्यापार और शौर्य का विकास। स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाजों का मजबूती व तेजी से विकास। नेक्स्ट आप देखेंगे व्यापार और सिक्कों को बढ़ावा। नए राज्यों के राजाओं ने स्वयं के सिक्कों को जारी किया। व्यापार मार्गों का पुनर्गठन हुआ। दोनों तरह के मार्गों, देश के आंतरिक बाहरी देशों के साथ भी व्यापार मार्गों का पुनर्गठन हुआ, जैसे रोम और चीन के साथ। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रश्न संख्या 2। तो विद्यार्थी प्रश्न आप देखेंगे 2 नंबर, संगम साहित्य पर 150 शब्दों में एक लेख लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे संगम साहित्य सबसे प्राचीन ज्ञात तमिल साहित्य जो दक्षिण भारत में 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच लिखा गया था। इसका उत्तर देखिएगा। संगम शब्द का अर्थ इकट्ठा होना या जुड़ना, जो विद्वानों और कवियों के परिप्रेक्ष्य में है। चेर, चोल और पांड्य साम्राज्यों के समय यह साहित्य लिखा गया। इसमें प्यार, युद्ध, प्रकृति और दैनिक जीवन पर गीत और कविताएं लिखी गई। पुरुष और महिला दोनों प्रकार के कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रश्न संख्या 3, इस अध्याय में उल्लिखित किन शासकों ने अपनी उपाधि में माता का नाम सम्मिलित किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया। उत्तर लिखेंगे सातवाहन वंश के शासकों ने मुख्यतः माताओं के नाम अपने नाम के साथ जोड़ा। उदाहरण के लिए वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, एक सातवाहन शासक ने अपनी माता का नाम शामिल किया, जिससे उनके पालन पोषण और राज्य की विरासत में उनकी भूमिका के प्रति सम्मान प्रकट हुआ। यह उनकी माता का सम्मान करने और यह दर्शाने का एक तरीका था कि उन्होंने शासन के जन्म, पालन पोषण और शाही वंश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे यह उजागर हुआ कि माता का परिवार महत्वपूर्ण था और शाही वंश माता पिता दोनों से आता था। माता का नाम जोड़कर शासकों ने दिखाया कि वे मातृवंशीय विरासत, माता के वंश का सम्मान करते थे, जो कुछ प्राचीन संस्कृतियों में महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, 4 नंबर। नेक्स्ट विद्यार्थी प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने स्क्रीन पर। इस अध्याय में वर्णित किसी एक राज्य जो आपको रोचक लगता है के विषय में 250 शब्दों का एक लेख लिखिए। आपने उस राज्य का चयन क्यों किया, अपना लेख कक्षा में प्रस्तुत कीजिए और ये जानने का प्रयास कीजिए कि आपके सहपाठियों ने कौन से राज्यों का सर्वाधिक चयन किया। तो इसका उत्तर करेंगे चोल साम्राज्य दक्षिण दक्षिण भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंशों में एक था। इसने 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक शासन किया और राजा चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम जैसे शासकों के अधीन अपने चरम पर पहुंच गया। चोल साम्राज्य ने नौसैनिक अभियानों के माध्यम से दक्षिण भारत, श्रीलंका और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्वी एशिया कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। चोल अपने कुशल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें स्थानीय स्वशासन की एक सुव्यवस्थित प्रणाली विशेष रूप से गांव में शामिल थी। उनके पास एक मजबूत सेना और नौसेना थी, जिससे उन्हें विदेशों में अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करने में मदद मिली। चोलों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक वास्तुकला और कला के क्षेत्र में थी। उन्होंने भव्य मंदिरों का निर्माण किया, जैसे तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर
जो अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है। यह मंदिर न केवल पूजा स्थल है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों, ये 4 नंबर का ही उत्तर है, बहुत बड़ा है उत्तर। चोलों ने तमिल साहित्य, व्यापार और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनके शिलालेख, जो अधिकतर तमिल और संस्कृत में हैं, उनके शासन, सम्मान और उपलब्धियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। चोल काल को अक्सर दक्षिण भारत में तमिल संस्कृति और शाही गौरव के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। मैंने इस साम्राज्य को क्यों चुना? मैंने चोल साम्राज्य को इसलिए चुना क्योंकि मुझे उनकी उपलब्धियां वास्तव में प्रेरणादायक लगी। वे न केवल शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि महान निर्माता और प्रशासक भी थे। मैं उनकी कला को बढ़ावा देने, स्थानीय शासन का सम्मान करने और व्यापार तथा नौसैनिक शक्ति के माध्यम से विदेशी देशों से जुड़ने के तरीके की प्रशंसा करता हूँ। उनके बारे में मैं जानकर मुझे भारत के समृद्ध और शक्तिशाली इतिहास का गर्व हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। नेक्स्ट विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या ये 5 है। कल्पना कीजिए कि आपको एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप कौन सा राज्य चिन्ह चुनेंगे और क्यों? आप एक शासक के रूप में कौन सी उपाधि धारण करेंगे? अपने राज्य के विषय में एक लेख लिखिए जिसमें राज्य के मूल्य, नियमावली और विशेषताएं सम्मिलित हो। उत्तर लिखेंगे, अगर मुझे अपना राज्य बनाने का मौका मिले तो मैं शाही प्रतीक के रूप में दुर्गा चुनूंगी, जो राजा राज्य की शक्ति और दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है। एक शासक के रूप में प्रकाश की रानी और राजा की उपाधि धारण करूंगी या करूंगा, और अपने लोगों के लिए सकारात्मक आशा और शांति लाऊंगा और लाऊंगी। राज्य के मूल्य, माँ प्रकृति, देवी देवताओं के प्रति सम्मान, पक्षपात रहित समाज व्यवस्था। नेक्स्ट देखिएगा इसी का उत्तर। माँ प्रकृति, देवी देवताओं के प्रति सम्मान, पक्षपात रहित समाज व्यवस्था, हर व्यवसाय और कौशल को बढ़ावा, सांस्कृतिक प्रथाओं और मान्यताओं में लचीलापन, राज्य की कानून व्यवस्था, जाति, धर्म और व्यवसाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रणाली की स्थापना, प्रत्येक वयस्क को सेना में सेवा करने और लोगों की रक्षा में योगदान देने का उचित अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। जन संघर्षों सभाओं में चर्चा की जाएगी और शांतिपूर्ण ढंग से उनका समाधान किया जाएगा। विशेष विशेषताएं, कला, वास्तुकला, साहित्य को बढ़ावा दिया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। आपने मौर्य काल के वस्तु कलात्मक विकास के विषय में पढ़ा है। भारतीय उपमहाद्वीप के एक रेखांकित मानचित्र पर इस अध्याय में उल्लिखित कुछ स्थापत्य कलाओं के स्थान को चिन्हित कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, इस प्रश्न के उत्तर को निम्न प्रकार से छात्र स्वयं करेंगे। मानचित्र में भारत का साधारण रूपरेखा मानचित्र बनाए, उस पर निम्न स्थानों को चिन्हित कीजिए। सांची मध्य प्रदेश, सुंग सातवाहन कालीन स्तूप, भरतहूत सुंग कालीन स्तूप और रेलिंग स्तूप, अमरावती सातवाहन कालीन विशाल स्तूप, नासिक सातवाहन कालीन गुफाएं, कार्ले व भांजा सातवाहन काल की चैत्य गुफाएं, कनेरी गुफा स्थापत्य, उदयगिरी ओडिशा गुफाएं। नेक्स्ट देखिएगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये जो आपको जो कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय था, तो यहाँ पर अध्याय 6 के सभी जो प्रश्नों के उत्तर थे आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।